एक वैन ड्राइवर का वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसे देखने के बाद आप यकीनन हैरान रह जाएंगे क्योंकि इस वैन ड्राइवर ने अपनी वैन में इतने बच्चों को बैठा रखा है कि आप चाहकर भी उनकी गिनती नहीं कर पाएंगे। क्लिप को एक्स पर शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहल जाए। वीडियो में जिस तरह से स्कूली बच्चों की जान को खतरे में डाला गया है, उसने लोगों को गुस्से से भर दिया है। यह मामला एक स्कूल बस से जुड़ा है, जहां ड्राइवर की घोर लापरवाही साफ तौर पर कैमरे में कैद हो गई। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी शुरू कर दी है। देखा जा सकता है कि एक बस बेहद खराब और गड्ढों से भरी सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बस के अंदर क्षमता से कहीं ज्यादा बच्चे भरे हुए हैं और हालात यहीं तक सीमित नहीं हैं। बस की छत पर भी कई स्कूली बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे बस के पीछे लटकते हुए सफर कर रहे हैं। ऐसे खतरनाक हालात में भी बस चालक को न बच्चों की सुरक्षा की चिंता है और न ही यातायात नियमों की परवाह। हर पल मंडरा रहा है खतरा। वीडियो में साफ दिखता है कि सड़क बेहद खराब है और बस उछलती कूदती आगे बढ़ रही है। ऐसे में छत पर बैठे बच्चों के गिरने का खतरा हर पल बना हुआ है। पीछे लटके बच्चों के लिए तो ये सफर किसी डरावने सपने से कम नहीं। एक छोटी सी चूक या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था। बावजूद इसके ड्राइवर बिना रुके बस को तेज गति से चलाता रहता है। इस पूरी घटना को बस के पीछे चल रहे कुछ लोगों ने अपनी कार से रिकॉर्ड किया। वीडियो में उनकी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसमें वे ड्राइवर की इस लापरवाही पर हैरानी और नाराजगी जता रहे हैं। वे बार बार कहते सुनाई देते हैं कि इस तरह बच्चों को ढोना सीधी तौर। वीडियो में साफ दिखता है कि सड़क बेहद खराब है और बस उछलती कूदती आगे बढ़ रही है। ऐसे में छत पर बैठे बच्चों के गिरने का खतरा हर पल बना हुआ है। पीछे लटके बच्चों के लिए तो ये सफर किसी डरावने सपने से कम नहीं। एक छोटी सी चूक या अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता था। बावजूद इसके ड्राइवर बिना रुके बस को तेज गति से चलाता रहता है। इस पूरी घटना को बस के पीछे चल रहे कुछ लोगों ने अपनी कार से रिकॉर्ड किया। वीडियो में उनकी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसमें वे ड्राइवर की इस लापरवाही पर हैरानी और नाराजगी जता रहे हैं। वे बार बार कहते सुनाई देते हैं कि इस तरह बच्चों को ढोना सीधे तौर पर जान जोखिम में डालने जैसा है। रिकॉर्ड करने वाले लोग खुद भी डर के माहौल में नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खतरे की सवारी अमित का फोन कांप रहा था। उसकी उंगलियां झटके से दब रही थीं, जूम कर रही थीं, फोकस लॉक कर रही थीं। लेकिन ये कोई शानदार नज़ारा नहीं था, बल्कि एक डरावना दृश्य था जिसे कैद करने में उसकी रूह कांप रही थी। सामने एक पुरानी स्कूल बस, जिसके पिछले हिस्से से 3 छोटे छोटे बच्चे झूल रहे थे। उनका पूरा शरीर बस की खुली खिड़की से बाहर निकला हुआ था, सिर्फ उनकी बाहें भीतर के किसी सहारे को जकड़े हुए थीं। बस एक खड़ी पहाड़ी सड़क पर तेज रफ्तार से मोड़ ले रही थी और हर मोड़ पर बच्चों का शरीर हवा में लहराता, पीछे छूटते पेड़ों से सत्ता नजर आ रहा था। ये क्या पागलपन है? अमित के पास खड़ा उसका दोस्त राहुल अपने बाल नोचते हुए बुदबुदाया। उसकी आवाज में हैरानी थी, गुस्सा था और एक गहरा डर भी। क्या इस ड्राइवर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है? ये बच्चे किसी के बेटे बेटियां हैं। एक छोटी सी चूक और राहुल वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसकी कल्पना में ही एक दर्दनाक दृश्य घूम गया। अमित चुपचाप रिकॉर्डिंग करता रहा। उसकी सांसें तेज थीं, कैमरा स्थिर रखने की कोशिश में उसकी कलाई में ऐंठन आ रही थी। वह खुद भी उसी डर के माहौल में जकड़ा हुआ था। उसे अंदेशा था कि यह वीडियो कभी भी एक सनसनीखेज खबर का दस्तावेज बन सकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या बस अचानक ब्रेक लगाएगी? क्या कोई बच्चा थक कर अपना पकड़ ढीला कर देगा? क्या सामने से आती कोई ट्रक बस को झटका दे देगी? हर पल एक आशंका बनकर उस पर मंडरा रहा था। वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बल्कि एक संभावित हादसे के गवाह बनने का बोझ उठा रहा था। तभी बस ने एक तेज हॉर्न बजाया और एक ट्रक को ओवरटेक करने लगी। बच्चे और जोर से चीखे, उनकी चीखें हवा में विलीन होती लगी। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बस करो, रुक जाओ, वह चिल्ला उठा, हालांकि उसकी आवाज बस के इंजन के शोर में दब गई। अमित का हाथ कांप उठा। उसने खुद को संभाला। रुको, बस इसे रिकॉर्ड करते रहो, ये सबूत चाहिए, उसने खुद से कहा। आखिरकार कुछ किलोमीटर बाद बस एक छोटे से गांव में रुकी। ड्राइवर उतरा, बिना किसी चिंता के एक बीड़ी सुलगाने लगा। बच्चे उछलते कूदते बस से नीचे आए, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
उनके लिए तो शायद यह एक मजेदार सवारी थी। उन्हें खतरे का आभास तक नहीं था। अमित और राहुल ने ड्राइवर के पास जाकर उससे इस लापरवाही के बारे में पूछा। ड्राइवर ने उन्हें घूरकर देखा और एक हल्की सी हंसी हंस दी। अरे साहब, ये बच्चे तो रोज ऐसे ही सफर करते हैं। मैं तो 30 साल से ड्राइव कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, आप लोग शहर के बाबू हैं, डरते ज्यादा हैं। उसका ये रवैया और भी चौंकाने वाला था। खतरे को रोजमर्रा का हिस्सा मान लेना सबसे बड़ी लापरवाही थी। अमित ने चुपचाप वीडियो सेव किया। वह जानता था कि अब ये सिर्फ एक हैरान कर देने वाला दृश्य नहीं रहा। यह एक सवाल था समाज से, प्रशासन से और हर उस व्यक्ति से जिसने कभी ऐसी लापरवाही देखकर भी आंखें मूंद ली थीं। वह डर से भरा हुआ था, लेकिन इस बार डर हादसे का नहीं, बल्कि इस सोच का था कि जान जोखिम में डालने को रोज का काम मान लिया जाए। उसने फोन में नंबर ढूंढना शुरू किया। पहला कॉल स्थानीय थाने को और दूसरा जिला शिक्षा अधिकारी को। अब डर के माहौल से निकलकर जिम्मेदारी का समय शुरू हो गया था। अमित का फोन स्क्रीन एक बार फिर से उसका युद्ध क्षेत्र बन गया था। पहला कॉल स्थानीय थाने को एक उम्मीद भरी शुरुआत थी, लेकिन जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, एक ढीठ नींद में डूबी आवाज ने जवाब दिया। हाँ बोलो। अमित ने घटना को विस्तार से बताना शुरू किया। उसके शब्द जल्दी जल्दी और उत्तेजित निकल रहे थे। साहब, एक स्कूल बस है, बच्चों को लेकर चल रही है और 3-4 बच्चे खिड़की से बाहर लटक रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है, ड्राइवर बिल्कुल लापरवाह है। आवाज ने बीच में ही उसे काट दिया। अच्छा, और क्या हादसा हो गया? कोई चोट लगी? कोई गिरा? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन तो फिर हम क्या करें? पता है बस का नंबर, ड्राइवर का नाम, वो कहाँ रुकी थी? सवाल एक के बाद एक, रिपोर्ट दर्ज करने की औपचारिकता के साथ, लेकिन उसमें कोई तत्काल की जल्दबाजी नहीं थी। अमित ने बस का नंबर बताया और उस गांव का नाम बताया जहां वह रुकी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगली बार सीधे ट्रैफिक पुलिस को फोन करें, ये सड़क सुरक्षा का मामला है। और लाइन कट गई। अमित ने राहुल की तरफ देखा, जो उसके चेहरे के भाव पढ़कर ही समझ गया था। कुछ नहीं करेंगे, राहुल ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। जब तक कोई दुर्घटना न हो तब तक ये सब सामान्य है। लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। दूसरा नंबर जिला शिक्षा अधिकारी का डायल करते हुए उसके हाथ में पसीना आ रहा था। यहाँ उसे थोड़ी अधिक संवेदनशीलता की उम्मीद थी। काफी देर बाद एक स्त्री का स्वर उभरा। जिला शिक्षा कार्यालय, बोलिए। अमित ने फिर से पूरी बात दोहराई, इस बार और अधिक जोर देकर कि यह स्कूल जाने वाले बच्चों का सवाल है, शिक्षा विभाग की सीधी जिम्मेदारी। सुनने वाली महिला अधिक ध्यान दे रही थी। ये बहुत गंभीर बात है। आप सही कह रहे हैं। कृपया मुझे वीडियो भेजिए और सभी विवरण लिखकर हमारे आधिकारिक ईमेल पते पर भेजिए। हम इसकी जांच करेंगे और संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करेंगे। एक रोशनी सी दिखी, कम से कम कोई तो सुन रहा था। अमित ने ईमेल बनाना शुरू किया। उसने वीडियो अपलोड किया, समय, स्थान, वाहन नंबर, सब कुछ विस्तार से लिखा। लेकिन ईमेल भेजने के बाद जो शांति आनी चाहिए थी, वह नहीं आई। उसके मन में एक कसक थी, क्या सिर्फ एक ईमेल काफी था? क्या जांच नाम की प्रक्रिया हफ्तों, महीनों तक चलती रहेगी और तब तक वह बस रोज उसी तरह चलती रहेगी? उस शाम घर लौटकर भी अमित का मन चैन नहीं पा रहा था। उसकी नजरों के सामने वही दृश्य तैरता रहता, हवा में लहराते बच्चों के पैर, उनके बेतहाशा चेहरे और ड्राइवर की बेपरवाह हंसी। उसने वह वीडियो दोबारा देखा और फिर एक विचार आया। उसने वीडियो के कुछ हिस्सों को स्क्रीनशॉट लेकर अलग किया, जहां बस का नंबर साफ दिख रहा था और बच्चे खिड़की से बाहर लटके हुए थे। उसने चेहरे ब्लर कर दिए और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। हैशटैग लगाए, हैशटैग रोड सेफ्टी, हैशटैग चिल्ड सेफ्टी, हैशटैग स्कूल बुशौरा। उसने इसे स्थानीय समाचार पोर्टलों के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर भी टैग किया। रात भर कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जब उसने फोन खोला तो नोटिफिकेशन की झड़ी लगी हुई थी। वीडियो वायरल होना शुरू हो गया था। लोग साझा कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। गुस्सा था, चिंता थी। ये कहाँ का है? किस स्कूल के बच्चे हैं? ट्रांसपोर्ट विभाग कहाँ सोया हुआ है? जनता की आवाज उठ रही थी। दोपहर तक एक स्थानीय पत्रकार ने अमित को फोन किया। उसने पूरी कहानी जाननी चाहिए। अमित ने सब कुछ बता दिया, घटना, थाने और शिक्षा विभाग को की गई शिकायत और सिस्टम की सुस्त प्रतिक्रिया। पत्रकार ने कहा, हम इसे स्टोरी बनाएंगे। ये सिर्फ एक बस की बात नहीं, यह एक सिस्टम की विफलता है। अगले दिन अखबार में छपा और न्यूज चैनल पर एक छोटी सी खबर भी आई, स्कूल बस में लटके बच्चे, प्रशासन नेता रहा।
खबर में शिक्षा विभाग के उस ईमेल का जिक्र था जिसमें जांच का आश्वासन दिया गया था। इस पब्लिसिटी का असर हुआ। तीसरे दिन अमित को शिक्षा विभाग से एक कॉल आया। इस बार आवाज अधिक आधिकारिक और गंभीर थी। श्री अमित, आपकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। संबंधित स्कूल के प्रबंधन को तलब किया गया है और ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश ट्रांसपोर्ट विभाग को भेजी गई है। हम सभी स्कूल बसों की अचानक जांच शुरू कर रहे हैं। आपकी सजगता के लिए धन्यवाद। यह एक जीत जैसा था, लेकिन जीत अधूरी लग रही थी। अमित उस गांव में गया जहां बस रुकी थी। उसने वहां के लोगों से, कुछ दुकानदारों से बात की। पता चला कि वह ड्राइवर अभी भी उसी स्कूल के लिए काम कर रहा था, बस अलग गाड़ी चला रहा था। उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। स्कूल प्रबंधन ने जुर्माना भरा था और माफी मांगी थी, बस इतना ही। एक बुजुर्ग दुकानदार ने अमित को चाय देते हुए कहा, बेटा, तुमने अच्छा किया जो आवाज उठाई। लेकिन यहाँ ऐसा रोज होता है। गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, ड्राइवर शराब पीकर चलाते हैं। जब तक किसी का बच्चा नहीं मर जाता, कोई कान नहीं धरता। तुम्हारी एक आवाज से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। उसकी बात सच थी। अमित समझ गया कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक ड्राइवर या एक बस से नहीं थी। वह एक मानसिकता से लड़ रहा था, उस आदत से जो खतरे को चलता है कहकर टाल देती है, उस सोच से जो जीवन की कीमत एक जुर्माने से कम आंकती है। उसने एक और कदम उठाया। उसने अपने वीडियो और अखबार की कटिंग लेकर गांव के सरपंच से मुलाकात की। उनके साथ मिलकर उसने स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ अभिभावकों की एक छोटी सी बैठक बुलाई। शुरू में प्रतिरोध था, ये सब करने की क्या जरूरत है, हमारे बच्चे तो सही सलामत हैं। लेकिन अमित ने वीडियो दिखाया, चुप्पी छा गई। एक माँ की आंखें भर आईं। यह मेरा बेटा हो सकता था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उस एक भावना ने बदलाव का रास्ता खोल दिया। सरपंच ने प्रस्ताव रखा कि गांव के युवा मिलकर स्कूल बसों की निगरानी करेंगे। अभिभावकों ने तय किया कि वे बारी बारी से एक व्यक्ति बस में बच्चों के साथ जाएगा। अमित की एक शिकायत ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। शिक्षा विभाग की जांच ने 2 और स्कूलों की बसों को पकड़ा। स्थानीय पुलिस को मीडिया के दबाव में 1 सप्ताह का चेकिंग अभियान चलाना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण, उस छोटे से गांव में अब बच्चों को लेकर एक सामूहिक जिम्मेदारी का भाव जागृत हुआ था। अमित अब भी उस डर के माहौल को भूल नहीं पाया था जो उस दिन सड़क पर छाया हुआ था। लेकिन अब उस डर ने एक नया रूप ले लिया था, एक सक्रिय, सतर्क चिंता का। वह जानता था कि लापरवाही के खिलाफ लड़ाई एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। और यह मैराथन अकेले नहीं, बल्कि उन सभी के साथ दौड़नी थी जो मानते थे कि एक बच्चे की जान रोज के काम की आदत से कहीं अधिक कीमती है। उसने अपनी फोन की गैलरी खोली, उस वीडियो को देखा और फिर एक नया फोल्डर बनाया, फॉलो अप। अब ये सिर्फ एक दर्दनाक याद नहीं, बल्कि एक जीवित अभियान का पहला दस्तावेज था। फॉलो अप नाम का फोल्डर खाली नहीं रहा। अगले कुछ हफ्तों में उसमें तस्वीरें, स्क्रीनशॉट, ईमेल प्रिंट और अखबार की कतरनें जमा होने लगी। अमित की सक्रिय चिंता ने उसे एक अनजाने शोधार्थी और सत्याग्रही में बदल दिया था। हर सुबह वो उसी पहाड़ी मार्ग से गुजरता, अब सिर्फ ऑफिस नहीं जाने के लिए, बल्कि निगरानी के लिए। उसकी नजरें हर स्कूल बस को टटोलती, हर वैन को जांचती। एक दिन उसे एक और बस दिखाई दी। इस बार बच्चे खिड़की से बाहर नहीं लटक रहे थे, लेकिन बस इतनी भरी हुई थी कि बच्चे दरवाजे पर खड़े थे, दरवाजा आधा खुला हुआ था। अमित ने फिर से रिकॉर्ड किया, नंबर नोट किया। यह एक निजी स्कूल की बस थी। उसने तुरंत फॉलो अप फोल्डर में एक नया नोट बनाया और सीधे ट्रांसपोर्ट विभाग के ट्विटर हैंडल पर टैग करते हुए वीडियो पोस्ट कर दिया। उसने पहले वाले वीडियो का लिंक भी साथ में डाला, ये दिखाने के लिए कि यह कोई एकाकी घटना नहीं, बल्कि एक व्यापक समस्या है। इस बार प्रतिक्रिया तेज थी। शायद पहले के मामले ने किसी को चौकन्ना कर दिया था। ट्रांसपोर्ट विभाग ने जवाब दिया, हम इसकी जांच करेंगे। ओवरलोडिंग के गंभीर मामले हैं। लेकिन अमित को अब आश्वासनों से संतुष्टि नहीं होती थी। उसने ऑनलाइन आरटीआई सूचना का अधिकार के फॉर्म ढूंढे। उसने सीखा कि कैसे एक आवेदन तैयार करना है। उसने ट्रांसपोर्ट और शिक्षा विभाग से पूछा, पिछले 3 वर्षों में जिले में स्कूल वाहनों की कितनी अनियमितताएं दर्ज की गई हैं, कितने ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, स्कूलों के खिलाफ क्या दंडात्मक उपाय लिए गए। आरटीआई दाखिल करना एक मनोवैज्ञानिक मोड़ था। ये रिकॉर्डिंग करने और शिकायत करने से आगे का कदम था। ये व्यवस्था से सवाल पूछने का एक औपचारिक, कानूनी तरीका था। अमित को लगा जैसे उसने एक नई भाषा सीख ली हो, जिम्मेदारी की भाषा। इस दौरान उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई।
एक खुरदुरी आवाज ने बिना किसी परिचय के कहा, बहुत बड़े सामाजिक सेवक बन रहे हो ना। अपना काम करो, दूसरों का रोजगार मत बंद करवाओ। हम भी अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कॉल कट गई। ये धमकी थी या सिर्फ एक निराश ड्राइवर की पुकार, अमित समझ नहीं पाया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस डर ने फिर से सिर उठाया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसने इस कॉल का स्क्रीनशॉट लिया, उसे फॉलोअप फोल्डर में सहेजा और तुरंत अपने पत्रकार मित्र और सरपंच को भेज दिया। पत्रकार मित्र ने कहा, इसे गंभीरता से लो, हम इसके बारे में भी लिखेंगे। धमकियां बदलाव का एक हिस्सा हैं। सरपंच ने फोन किया और कहा, अमित बेटा, घबराओ मत, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। हमने अपनी निगरानी समिति बना ली है, अब कोई अनियमितता नहीं होगी। इस समर्थन ने अमित में नई ऊर्जा भर दी। उसने सोचा, ये मैराथन सिर्फ लापरवाही के खिलाफ नहीं, बल्कि डर के खिलाफ भी है। उसने स्थानीय युवा मंडल से संपर्क किया और एक सुरक्षित स्कूल यात्रा जागरूकता कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में लोग उत्साहित नहीं थे। ये सब किसके लिए, हमारे बच्चे तो ठीक हैं, जैसी प्रतिक्रियाएं मिली। तब अमित ने एक नया तरीका आजमाया। उसने गांव के चौपाल पर एक छोटा प्रोजेक्टर लगाया और 2 वीडियो दिखाए। पहला, उसका अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, और दूसरा, इंटरनेट से लिया हुआ एक वीडियो, जहां एक ऐसी ही लापरवाही से एक बस पलट गई थी और बच्चे घायल हुए थे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। वीडियो के बाद उसने बिना किसी भाषण के सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए महीने में सिर्फ एक बार बस चेक के लिए 1 घंटा दे सकते हैं? इस बार हाथ उठे। 10 युवा तैयार हुए, उनकी टीम बनी। अब अमित अकेला नहीं था, उसकी फॉलोअप टीम थी। लगभग 1 महीने बाद आरटीआई का जवाब आया। कागजों में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पिछले 3 साल में स्कूल वाहनों के खिलाफ 200 से अधिक शिकायतें दर्ज थीं, लेकिन केवल 20 ड्राइवरों का लाइसेंस निलंबित हुआ था। ज्यादातर मामलों में स्कूलों ने जुर्माना भरकर मामला रफा दफा कर दिया था। यह आंकड़ा अमित के लिए एक हथियार था। उसने इसकी एक साधारण इन्फोग्राफिक बनाई, एक बड़े से खतरनाक बस के चित्र पर बड़े बड़े अंक, 200 शिकायतें, 20 कार्रवाई। कहाँ गईं 180 शिकायतें? उसने इसे सोशल मीडिया पर डाला और स्थानीय अखबारों को भेजा। इस बार की खबर में अधिक धार थी। शिकायतें दफन, बच्चों की सुरक्षा खतरे में, जैसे हेडलाइंस आए। जिला कलेक्टर के कार्यालय से एक बुलावा आया। एक बैठक रखी गई, जिसमें शिक्षा, परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारी और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक कक्ष में लंबी मेज के एक छोर पर बैठे अधिकारियों के सामने अमित ने अपनी बात रखी। उसने कोई भावुक अपील नहीं की। उसने सिर्फ तथ्य रखे, आरटीआई के आंकड़े, अपने और अपनी टीम द्वारा लिए गए फोटो, वीडियो। उसने एक सुझाव दिया, सर, एक स्थायी निगरानी समिति बने, जिसमें अधिकारी, स्कूल प्रतिनिधि और अभिभावक शामिल हों। हर महीने बिना बताए स्कूल वाहनों की जांच हो, और सबसे बड़ी बात, लापरवाही के मामले में स्कूल की मान्यता को जोखिम में डाला जाए। सिर्फ ड्राइवर को दंडित करने से काम नहीं चलेगा। उसकी बातों को गंभीरता से सुना गया। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि एक ऐसी ही समिति गठित करने का प्रस्ताव 1 सप्ताह में लाया जाए। बैठक से बाहर निकलते हुए अमित को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसका डर अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन चुका था। वह शुरुआत में जिस हादसे के डर से कांप रहा था, उसी डर ने उसे इतना आगे तक ला खड़ा किया था कि वह जिले के सबसे बड़े अधिकारी के सामने बैठकर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव रख सके। वापस लौटकर उसने फॉलोअप फोल्डर में एक नया नोट बनाया। दिनांक, जिला प्रशासन बैठक। परिणाम, सकारात्मक। अगला कदम, समिति गठन पर नजर रखना। उसकी मैराथन जारी थी, लेकिन अब ट्रैक पर और भी दौड़ने वाले थे। एक जागरूक गांव, एक सक्रिय युवा टीम, और शायद जल्द ही एक आधिकारिक निगरानी समिति। अमित ने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज ढल रहा था। उसे वह डरावना दृश्य याद आया, हवा में लहराते बच्चों के पैर। लेकिन अब उस तस्वीर के साथ एक नई तस्वीर भी उभर रही थी। चौपाल में इकट्ठे हुए गंभीर चेहरे, आरटीआई के कागजात और एक बैठक कक्ष में उम्मीद की किरण। वह जानता था कि यह लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन अब वह इसे हारना भी नहीं देगा, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी नहीं, सबकी लड़ाई थी।